आज का टॉपिक है योगदायी उपेक्षा, कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस। अब योगदायी उपेक्षा समझने के पहले आपको उपेक्षा समझना होगा, और उपेक्षा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उपेक्षा के पूरे टॉपिक को देख सकते हैं। अगर आपने वहाँ अच्छे से उसको देख लिया है, योगदायी उपेक्षा आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। फिर भी चलिए इस टॉपिक में थोड़ा उपेक्षा के बारे में बता ही देते हैं। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि जब प्रतिवादी की तरफ से उसके सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन होता है, यानी प्रतिवादी की तरफ से कोई असावधानी होती है और उससे वादी को क्षति हो जाती है, तो वादी दौड़ा दौड़ा कहाँ चला आता है? न्यायालय में चला आता है और क्षतिपूर्ति की मांग करने लगता है। और जब न्यायालय पूरी कथानक सुनता है, पूरी कहानी सुनता है, तो मामला ये निकल के आता है कि प्रतिवादी जितना जिम्मेदार था उस घटना के पीछे, उतना ही जिम्मेदार वादी भी रहा है। यानी प्रतिवादी भी असावधान रहा है और वादी भी असावधान रहा है। अब क्या होगा? इसी प्रकार के उपेक्षा को योगदायी उपेक्षा कहते हैं। यानी प्रतिवादी के साथ साथ वादी भी जो है उपेक्षा किया है, इसी को योगदायी उपेक्षा कहते हैं। आखिरकार अब न्यायालय क्या करेगा, यही हमारा मकसद है इस टॉपिक में जानना। तो बने रहिए, आपको बड़े अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो योगदायी उपेक्षा को हम समझते हैं। योगदायी उपेक्षा का तात्पर्य है जो घटना घटित हुई है उसके होने में वादी का भी योगदान है, अर्थात उस घटना के घटित होने में वादी और प्रतिवादी दोनों असावधान रहे हैं। अब क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अब इसका प्रभाव देख लेते हैं। जो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अपकृत के मामले में सारा मामला क्षतिपूर्ति का होता है। वादी कोर्ट में दौड़कर इसीलिए आता है कि उसको नुकसान हुआ है, जो उसकी भरपाई की जाए। अब प्रभाव भी योगदायी उपेक्षा में इसी पर पड़ेगा। देखिए, योगदायी उपेक्षा के मामले में क्षतिपूर्ति के निर्धारण का नियम यह है कि उस घटना के घटित होने में वादी की जितनी उपेक्षा है, ध्यान दीजिएगा, जितनी उपेक्षा है उसी के अनुपात में क्षतिपूर्ति कम कर दी जाती है। समझ में आया? इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि लॉ रिफॉर्म एक्ट 1945 के बनने के पहले, अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब है। एक लॉ रिफॉर्म एक्ट 1945 आया था, उसके पहले क्या होता था कि उसके पहले लॉ रिफॉर्म एक्ट 1945 के पहले क्या होता था, जैसे ही वादी आता था कोर्ट में और पता चलता था कि वादी ने भी घटना कारित करने में योगदान दिया है, तो उसको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी। नील बटा सन्नाटा, जाइए अपने घर आराम करिए। लेकिन 1945 के बाद लॉ रिफॉर्म एक्ट के बाद यह व्यवस्था कर दी गई है कि अगर वादी कोर्ट में आता है क्षतिपूर्ति लेने की, प्रतिवादी ने उसके साथ असावधानी बरती है, जिसके कारण उसको क्षतिपूर्ति दिया जाए, उसको नुकसानी हुआ है जो उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, तो अब न्यायालय पाता है कि वो वादी भी उसमें योगदान दिया है, तो पहले की तरह पूरा काट नहीं देता है। अब ये देखता है न्यायालय, उसको क्षतिपूर्ति मिलेगा, उसी अनुपात में मिलेगा काट करके जिस अनुपात में उसने योगदायी उपेक्षा बरती है। तो यही बात यहाँ पर ये कहा गया है कि लॉ रिफॉर्म एक्ट 1945 बनने के पहले योगदायी उपेक्षा के मामले में क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाती थी, किंतु इस अधिनियम के बनने के पश्चात योगदायी उपेक्षा के मामले में भी क्षतिपूर्ति दिलाई जाने लगी है। और व्यवस्था यह की गई है कि जितनी असावधानी वादी ने बरती है उसी अनुपात में क्या कर दिया जाता है, उसी अनुपात में उसको मिलने वाली क्षतिपूर्ति कम कर दी जाती है। अच्छा, योगदायी उपेक्षा ऐसा नियम बनाया क्यों गया कि प्रतिवादी असावधान है तो उसके लिए वादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाए, लेकिन अगर यह निकल के आता है कि वादी ने भी असावधानी बरती है, दोनों मिलकर के, दोनों असावधानी के कारण ये घटना घटी है, तो इसका आधार क्या है योगदायी उपेक्षा का? तो योगदायी उपेक्षा का आधार है विधि में निकट के कारणों पर ध्यान दिया जाता है, दूर के कारणों पर नहीं। अतः वादी को हुई क्षति प्रतिवादी की उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम होना चाहिए, तभी पूरी क्षतिपूर्ति मिलेगी, वरना योगदायी उपेक्षा के आधार पर प्रतिवादी वादी को कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब आते हैं
अब आते हैं दूसरा कारण, देखते हैं दूसरा कारण क्या है। जब दोनों पक्ष समान रूप से दोषी हों तब कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को दोष नहीं दे सकता, इसलिए योगदायी उपेक्षा का जन्म हुआ है। तीसरा कारण क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए पहले स्वयं युक्त सावधानी बरते, जितना कि वह अन्य व्यक्तियों से अपेक्षा करता है। वह ऐसी क्षति के लिए नुकसानी नहीं प्राप्त कर सकता जिससे में वह स्वयं युक्त सावधानी बरत कर वह बच सकता था। तो योगदायी उपेक्षा के जन्म का ये सब आधार है। इस पर वाद, योगदायी उपेक्षा पे बहुत बढ़िया बढ़िया वाद है। ये वाद आपको योगदायी उपेक्षा को समझने में और मदद करेगा। इस वाद में एक वाद, इस मामले में एक वाद है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलुम बीबी। इस केस में तथ्य क्या था, आइए देखते हैं, तो योगदायी उपेक्षा आपको और अच्छे समझ में आएगा। इस मामले में बस दुर्घटना के तहत बेजलुम बीबी के बेटे की मृत्यु हो गई। चूँकि बेजलुम बीबी का बेटा बस की छत पर यात्रा कर रहा था जिसमें बस चालक की सहमति थी, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि इसमें बेजलुम बीबी का बेटा और बस चालक दोनों आधे आधे जिम्मेदार हैं, इसलिए बेजलुम बीबी को आधी धनराशि प्रदान की जाएगी। क्या तथ्य था इस बेजलुम बीबी वाले मामले में? तथ्य ये था कि एक बेजलुम बीबी थी, इनका बेटा था, ये बस पे यात्रा कर रहा था, बस की छत पर यात्रा कर रहा था, जो बस होती है उसके छत पर बैठ कर के यात्रा कर रहा था, और बस ड्राइवर ने असावधानी से बस को थोड़ा सा नीचे कच्चे रास्ते से निकाला और बस के छत पे बैठना होने की वजह से यह बेचारा जो है किसी पेड़ की डाली से टकरा गया और नीचे गिर गया, इसको बहुत क्षति पहुंच गई। तो बेजलुम बीबी ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के विरुद्ध मुकदमा लाया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के चालक ने असावधानी बरती है, अतः मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो न्यायालय ने कहा कि आपका बेटा भी तो छत पे बैठा है, वो भी असावधान था, ट्रांसपोर्ट बस का चालक तो असावधान था, आपका बेटा भी असावधान था, जिसके कारण यह दुर्घटना घटी है। फिलहाल आपको आधा क्षतिपूर्ति ही प्राप्त होगा। अगला तथ्य है, अगला मुकदमा कौन सा है? अगला वाद है जौनपुर नगर पालिका वर्सेस ब्रह्मकिशोर का वाद। इस वाद में क्या तथ्य था कि इस मामले में जौनपुर नगर निगम के द्वारा कुछ कार्य करने के लिए सड़क पर एक गड्ढा खोदा गया था और उसके चारों ओर बाड़ लगाई गई थी, यानी उसको जो है रोक दिया गया था वहाँ आना जाना, लेकिन इसके लिए कोई चिन्ह नहीं बनाया गया था। समझ रहे हैं? इस मामले में जौनपुर नगर निगम के द्वारा कुछ कार्य करने के लिए सड़क पर एक गड्ढा खोदा गया था और उसके चारों ओर न तो बाड़ लगाई गई और न ही चिन्ह बनाया गया, ठीक है, जिसके कारण वादी ब्रह्मकिशोर जी रात में साइकिल से आते हुए उसमें गिर गए और चोटिल हो गए। न्यायालय में वो क्षतिपूर्ति के लिए गए। न्यायालय ने कहा भाई देखो ऐसा है कि नगर निगम ने तो बड़ी भारी गलती की है कि वो जो है वो गड्ढा खोद करके और उसको न तो उस पर बाड़ लगाया न कोई चिन्ह लगाया, लेकिन आप आधी रात में बिना लाइट के, बिना टार्च के, बिना रोशनी के साइकिल से चले जा रहे हैं, आपने भी तो असावधानी बरती है। तो इस आधार पर न्यायालय ने कहा कि नगर पालिका जिम्मेदार है, साथ साथ आप भी असावधान थे, इसलिए आपको भी आधी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस तरीके से योगदायी उपेक्षा के मामले में न्यायालय जितनी वादी का असावधानी रहता है उसी अनुपात में क्षतिपूर्ति की राशि कम कर देता है। ये था योगदायी उपेक्षा। अब इसके अपवाद भी हैं कई ठो, एक मैंने ट्रिक टाइप का बना दिया है, दो बच्चा अवयव भी एक याद करने के लिए है, आप याद कर भी सकते हैं, आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं। मैं इसके लिए नहीं कहूँगा कि ये मेरा ट्रिक बहुत अच्छा है। आइए अब देखते हैं कि इसके अपवाद क्या है। योगदायी उपेक्षा के अपवाद: दूसरों के सावधान होने की प्रकल्पना। यदि व्यक्ति यह विश्वास कर रहा है कि दूसरे ने अपना काम अच्छे से किया होगा और इस विश्वास में वो उससे कोई असावधानी हो जाती है, तो उसके लिए जो है ये नहीं कहा जा सकता कि वादी भी योगदायी उपेक्षा का जिम्मेदार है। जैसे इस पर एक वाद है, देख लीजिए, इसमें वाद क्या था? जी मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का एक वाद है। इस वाद में तथ्य ये था कि एक व्यक्ति था, ये रेलवे से यात्रा कर रहा था और रेलवे का जो
जो दरवाज़ा होता है, रेल ट्रेन में जो दरवाज़ा होता है, वो सोचा वो दरवाज़ा मजबूत होगा, उसी का टेक लगाया और नीचे गिर गया। वो खुल गया, दरवाज़ा ख़राब था, खुल गया और गिर कर के घायल हो गया। वो आवाज़ लाया तो रेलवे कंपनी ने कहा कि भाई ये भी तो दरवाजे पर टेक लगाए थे, दरवाज़ा ध्यान से इनको देख लेना चाहिए था। न्यायालय ने कहा भाई प्रतिवादी कहीं कहीं ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति ने पूरा जिम्मेदारी से अपना काम किया होगा। दरवाज़ा मजबूत होता अगर रेलवे का तो ये नहीं गिरता। इसमें आपकी इसमें प्रतिवादी रेलवे कंपनी दायी है, ये नहीं कह सकती कि वादी भी असावधान था। ठीक है, तो जहाँ दूसरों के सावधान होने की प्रकल्पना होती है वहाँ पर योगदायी उपेक्षा का मामला नहीं होता। अगला तथ्य क्या है? अगला अपवाद है बच्चों के मामले में। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे, कब क्या कर दें। अब आप ये कहिए कि बच्चों की गलती के चलते मुझसे ये गलती हो गई, माने बच्चा भी जिम्मेदार है इसमें, इसलिए ये गलती मुझसे हो गई, पूरी गलती मेरी नहीं, अगर प्रतिवादी ये कहे तो ये माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो आइए देखते हैं। उपेक्षा एक मानसिक स्थिति है और बच्चों का मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता जितना एक वयस्क का होता है। अतः यदि प्रतिवादी ने सावधानी बरतने में के विधि कर्तव्य का उल्लंघन किया है तो भले ही बच्चे ने भी असावधानी की हो, प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा और योगदायी उपेक्षा का बचाव वह नहीं ले पाएगा। इस पर एक केस देख लीजिए, लिंच वर्सेस नार्डिन का केस है। लिंच वर्सेस नार्डिन के मामले में प्रतिवादी ने अपने घोड़ा गाड़ी को सड़क पर अकेले छोड़कर कहीं चला गया। वहां खेल रहे कुछ बच्चों ने घोड़ों के ऊपर पत्थर फेंक दिया, जिससे घोड़े भड़क गए और इधर उधर भागने लगे। फलस्वरूप एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। क्षतिपूर्ति का वाद दायर होने पर न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी घोड़ा गाड़ी का मालिक जिम्मेदार है। घोड़ा मालिक ने कहा कि भाई बच्चे पत्थर फेंके तब घोड़े भड़के। तो न्यायालय ने कहा जहाँ बच्चों का मामला है वहाँ थोड़ी कहा जा सकता है कि मेरी असावधानी में के साथ साथ बच्चों की भी असावधानी है। ठीक है, बच्चों के मामले में योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता। अगला है अंतिम अवसर का सिद्धांत। अगला अपवाद जो है जहाँ योगदायी उपेक्षा नहीं लागू होता वो है अंतिम अवसर का सिद्धांत, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। ये क्या होता है? देखिए, योगदायी उपेक्षा का तीसरा अपवाद अंतिम अवसर का सिद्धांत है। तात्पर्य यह है कि अंतिम अवसर के मामले में योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता। अंतिम अवसर के सिद्धांत क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि प्रतिवादी के पास अंतिम अवसर था कि वह घटना को घटित होने से रोक सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और घटना को घटित हो जाने दिया, तो हर हालत में उसे संपूर्ण क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम रूप से उसके पास अवसर था कि वह घटना को रोक सकता था। इसी प्रकार यदि वादी के पास यह अंतिम अवसर था कि वह घटना घटित होने से रोक सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और घटना को घटित हो जाने दिया, तो ऐसे में उसे कदापि क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। यानी प्रतिवादी के पास अंतिम अवसर था, उसने नहीं रोका, तो पूरी क्षतिपूर्ति दीजिए। वादी के पास अंतिम अवसर था घटना रोकने का, उसने नहीं रोका, तो उसे कुछ नहीं मिलेगी। यही है अंतिम अवसर का सिद्धांत। इसको भी आप वाद के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे देखिए, डेविज वर्सेस मान का एक मामला है। इस मामले में वादी ने अपने गधे के टांगों को बांधकर उसे चरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। गधा सड़क पार कर रहा था, प्रतिवादी उसी सड़क पर आ रहा था और उसने गधे को इतनी दूर से देख लिया था कि यदि वह चाहता तो क्या कर सकता था, वह अपनी गाड़ी रोक सकता था, लेकिन उसने रोका नहीं, गधों को टक्कर मार दिया, एक गधा उसमें से मर गया। वाद लाए जाने पर न्यायालय ने कहा कि यदि प्रतिवादी अपनी गाड़ी को रोक लेता तो गधे की जान बच जाती, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और गधे को रोक डाला, जिससे गधे की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने इस मामले में अंतिम अवसर के सिद्धांत को लगाया और घोड़ा गाड़ी के मालिक को पूर्ण क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इसी तरीके से ये केस भी है। एक है वैकल्पिक संकट का सिद्धांत। एक अपवाद है वैकल्पिक संकट का सिद्धांत, यानी अगर प्रतिवादी की असावधानी के चलते वादी के पास कोई विकल्प नहीं था और जो विकल्प उसने चुना वो इतना खतरनाक था कि उसको नुकसान हो गया, तो यहाँ योगदायी उपेक्षा का मामला लागू नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, इसको पढ़िए तब आपको समझ में आएगा।
जब प्रतिवादी अपने उपेक्षापूर्ण कार्यों से वादी को किसी घोर संकट में डाल देता है और उस समय यदि वादी घबरा करके या मानसिक संतुलन खोकर संकट से बचने के लिए दूसरे में वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेता है और ऐसा करने में वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो प्रतिवादी योगदायी उपेक्षा का लाभ नहीं ले सकता। योगदायी उपेक्षा का सहारा लेकर प्रतिवादी नहीं बच सकता, क्योंकि संकट की घड़ी में किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह शांत मस्तिष्क और बुद्धि से काम लेगा। इस पर एक केस है जोन्स वर्सेस बायस का, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ये पढ़ लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। जोन्स वर्सेस बायस का मामला इस विषय पर अच्छा उदाहरण है। इसमें वादी प्रतिवादी की घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहा था। प्रतिवादी की उपेक्षा से घोड़ा गाड़ी बहुत तेज दौड़ने लगी और वादी इससे भयभीत हो गया। अपने को बचाने के लिए वह चलती घोड़ा गाड़ी से कूद पड़ा, जिससे उसका एक पैर टूट गया। यदि वादी घबराकर घोड़ा गाड़ी से बाहर न कूदा होता तो उसे चोट नहीं आई होती, क्योंकि कुछ देर बाद चालक ने घोड़ों को संभाल लिया और गाड़ी रुक गई थी। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वादी प्रतिवादी से नुकसानी पाने का हकदार था, क्योंकि उसने उक्त परिस्थितियों में एक विवेकशील व्यक्ति की तरह कार्य किया था। तो ठीक है, आपने देखा कि ये इतना अपवाद है। अब आगे देखते हैं 5वां अपवाद, अभिन्नता का सिद्धांत। अभिन्नता का सिद्धांत ये बच्चों के मामले में लागू होता है। अगर कोई बच्चा अपने संरक्षक की गोद में है और संरक्षक की असावधानी की वजह से बच्चे को नुकसान हो जाती है, प्रतिवादी और संरक्षक की असावधानी की वजह से बच्चे को नुकसान हो जाता है, तो बच्चा अभिन्न रूप से संरक्षक के साथ जुड़ा है, तो यहाँ भी योगदायी उपेक्षा का लाभ नहीं लिया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये था योगदायी उपेक्षा, और संभवतः योगदायी उपेक्षा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और सुनिएगा या कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कमी रह गई है। मैं इसको जो है उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे जो है मुझे भी बल मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।